तो लीवर का कैंसर सुनते ही लोग कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को डायग्नोसिस बनी हुई है, बायोप्सी की रिपोर्ट है, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है कि मुझे कैंसर है। किसी मंदिर जाएंगे, उन बाबा से मिलेंगे, उन्होंने दवाइयां दी हैं या उन्होंने जड़ी बूटियां दी हैं। इज इट पॉसिबल? और उसके बाद बाबा जी ने हाथ खड़े कर दिए, जो जानकर बाबा जी के पास लेके गया। कि कैंसर होता कैसे? जीआई कैंसर एक बहुत यहाँ आने के बाद जो अर्लीस्ट पेशेंट देखा है दैट वाज ए 17 ईयर्स ओल्ड गर्ल। आप अगर आज पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग कराएंगे तो 50-60% लोगों के पेशेंट हमसे कहते हैं कि सर हमारे इतने सारे लोग तंबाकू खाते हैं, उनको तो नहीं हुआ, मेरे को हो गया। कैंसर से बचने के लिए भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल अच्छा खाना पीना करते थे, क्यों मतलब बायोप्सी नहीं कराना है, उसमें कुछ निकल आएगा। अरे भाई निकल आएगा तब तो इलाज होगा ना। नमस्कार। कैंसर शब्द सुनने में ही डर महसूस होता है ना आपको? तो सोचिए, जिसको ये होता होगा या हमारी जनता या हमारे लोग, बूढ़े बुजुर्ग जवान, अगर इस समस्या या इस बीमारी से गुजरते हैं तो उनका मानसिक संतुलन कितना बरकरार रहता होगा, क्योंकि कैंसर बीमारी से ज्यादा हमें उसके डर से लड़ना पड़ता है। तो आज बुंदेली स्पिरिट आप सबके समक्ष ऐसा टॉपिक लेके आया है जिससे आपको सुझाव भी मिलेंगे, सॉल्यूशंस भी मिलेंगे एंड इवन ताकत भी मिलेगी, या मैं कह दूं मोटिवेशन भी मिलेगा। सोनाली बेंद्रे, हिना खान, नवजोत सिंह सिद्धू जी की वाइफ, दिव्या दत्ता, युवराज सिंह, ये सब लोग कैंसर से गुजर चुके हैं, पर इनके साथ में एक ही चीज काम आई है, वो है हिम्मत। तो चलिए आपको आज अपने कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर धनंजय सक्सेना जी से मिलवाते हैं और इस बारे में बहुत सारी बातें करते हैं एंड आपको भी जानकारी देते हैं। वेलकम टू बुंदेली स्पिरिट सर। थैंक यू सो मच। एंड अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मैं चाहती हूँ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप हमारी ऑडियंस को दें। बुंदेली स्पिरिट के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं डॉक्टर धनंजय सक्सेना हूँ, पेटो पेनक्रेटो बिलियरी एवं जीआई सर्जन हूँ एवं लिवर ट्रांसप्लांट में भी मेरी एक्सपर्टाइज है। मैंने अपनी ट्रेनिंग जो है लिवर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में भी करी है एवं मैं यहाँ पे बुंदेलखंड में के निवासियों को कोशिश कर रहा हूँ कि हेपेटोबिलियरी सर्जरी से लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास से जुड़े हुए सभी जितने भी डिजीजेज हैं उसमें अपनी एक्सपर्ट एडवाइस एवं सेवाएं दे सकूं। जी, तो हम आज झांसी बुंदेलखंड में हैं, तो बिल्कुल सबसे पहले झांसी बुंदेलखंड के बारे में ही बात करेंगे। बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं कैंसर को लेके। आपसे एक एक सवाल पूछेंगे एंड हम चाहेंगे हमारी ऑडियंस को सही जवाब या सही एक मार्गदर्शन मिले। तो सर आप रेडी हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल, झांसी बुंदेलखंड में कैंसर जैसी बीमारी को लेके क्या चुनौती आई, या हम बोले क्या चुनौती रही आपके लिए? झांसी बुंदेलखंड जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है। यहाँ पर अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। तो कैंसर के हिसाब से जो है ये रहता है, पेशेंट्स को काफ़ी बार ये समझ में नहीं आता है कि अगर हमको कैंसर है तो हमको क्या करना है। पेशेंट नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, एक्सपर्ट्स के पास नहीं जाते हैं, सलाह नहीं लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर किसी ने भी आपको ऐसा कभी भी आपके किसी भी जांच की रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा आया है कि कैंसर के मेरे को लक्षण लग रहे हैं या इस टाइप का कुछ है, तो आप तुरंत जाके एक्सपर्ट की सलाह लें, उसको डिले नहीं करें। क्योंकि पेशेंट जो है मरीज यहाँ पर इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको सही सलाह समय पर नहीं मिलती। और कैंसर के इलाज में सबसे ज़्यादा जरूरी कीमती है सही समय पर इलाज शुरू होना। तो अब सर जैसे अगर हम लीवर की बात कर रहे हैं, तो लीवर का कैंसर सुनते ही लोग डर, जैसा कि एक कैंसर बीमारी से ज्यादा एक डर है, तो लोग डर जल्दी जाते हैं। एंड अब आपका रोल आता है सर, तो आप काउंसिल कैसे करते हैं उनको कि इलाज के लिए या आगे जो हमारे प्रोसेस है उसके लिए वो अग्री हो जाए? देखिए, जैसे भी पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं कि उनको कहीं से भी डायग्नोसिस होता है कि लिवर में गांठ है या पेनक्रियास में गांठ है, पीलिया बढ़ रहा है या कुछ भी ऐसा सूजन जैसा कुछ है, तो सबसे पहले तो उनको ये समझाना होता है कि भाई हाँ आपको बीमारी है, आप इस बात को समझें कि बीमारी है, वो डायग्नोसिस है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को डायग्नोसिस बनी हुई है, बायोप्सी की रिपोर्ट है, उसके बाद भी वो मानने को तैयार नहीं है कि मुझे कैंसर है।
तो उनको समझाना सबसे पहला कदम ये होता है कि भाई आप समझिए इसको कि भाई आपको बीमारी है एंड अब हमको उससे लड़ाई शुरू करनी है, हमको उससे लड़ना है, हमको पीछे नहीं हटना है। हम 4 जगह घूम के ये नहीं कर सकते कि भाई कोई डॉक्टर ये बोल दे कि भाई मेरे को बीमारी नहीं है। जी। फैमिली की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। उनको सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस कैंसर के जितने भी होते हैं, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे कीमोथेरेपी हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे हमारी टारगेटेड थेरेपीज़, इम्यूनोथेरेपीज़ हों, उनके बारे में बताते हैं कि हमारे पास आपके लिए क्या स्टेजेस, आपके स्टेज के अकॉर्डिंग क्या ट्रीटमेंट है एंड हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आपकी बीमारी जिस स्टेज में है उसमें हम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारा इलाज का जो है मकसद क्या रहेगा, हमारे गोल्स क्या हैं। क्या हम कैंसर को पूरी तरह जड़ से खत्म करने के दिशा में अग्रसर होंगे, या हम आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के उसमें होंगे, आपका स्टेज क्या है, वो समझाना सबसे पहली जरूरत होता है, हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस। जी। तो अगर हम झांसी बुंदेलखंड की बात करें तो कितने प्रतिशत लोग काउंसिल हो जाते हैं, या बोलूं कि कितने प्रतिशत लोगों को काउंसिल करना मुश्किल होता है? अगर प्रतिशत में बात करें तो काउंसिल तो अराउंड 20 to 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जो बात को समझते हैं। जी। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हैं अभी भी, चाहे इसको हमारे इलाके में एजुकेशन की कमी समझें या अवेयरनेस की कमी समझें, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट, काफ़ी सारा जो गांव का पेशेंट होता है, सिटी के पेशेंट्स तो फिर भी समझते हैं, बट गांव के पेशेंट स्पेशली उनको समझाने में दिक्कत आती है। वो सारी चीज़ों को बताने के बाद भी जो है वो डिसीजन लेने में काफ़ी टाइम लगाते हैं, और वो टाइम हमारे लिए फिर क्रूशियल हो जाता है उनका आउटकम के लिए। तो सर, जैसे आपके पास कैंसर के पेशेंट्स जनरली आते होंगे, दूसरे पेशेंट से कंपेयर करते होंगे। बिल्कुल। जैसे जनरली बुंदेलखंड में मैंने ये सुना है कि भाई उनका कैंसर का इलाज हुआ था एंड उनकी तबीयत खराब रही या वो एक्सपायर कर गए, तो क्या वो रिलेट करते हैं अपने कैंसर से? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि पेशेंट जो है वो दूसरे पेशेंट्स के ट्रीटमेंट और उनके आउटकम से अपने आप को रिलेट करते हैं। जी। हर मरीज का कैंसर एक जैसा नहीं होता, हर मरीज का कैंसर अलग अलग अंगों का होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर किसी पेशेंट को गॉल ब्लैडर का कैंसर है एंड वो आखिरी स्टेज का था और उसको कीमो असर नहीं करी, वो 4-5 महीने में ही उसका आउटकम खराब रहा, तो किसी अर्ली दूसरे किसी कैंसर में जिसमें कि वो अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ है, उसका आउटकम भी खराब रहेगा। ये सारी चीजें जो है पेशेंट के जो आपके समझने की क्षमता है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। उसका फैमिली को डिसीजन लेने में काफी इसका इफेक्ट रहता है, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि फैमिली सब चीजें समझाने के बाद भी डिसाइड करती है कि भाई नहीं, हमारे किसी नोन का ऐसा आउटकम खराब रहा था तो हम इलाज नहीं करवाएंगे, जबकि उनका कैंसर जो है वो बिल्कुल अलग टाइप का है, दूसरे ऑर्गन का डिजीज है, और वो ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, उसके बाद भी नहीं करवाएंगे। तो सर, जब फैमिली काउंसिल में नहीं आती है, राइट, एक झांसी बुंदेलखंड में, मतलब मैं तो यहाँ की बहू भी हूँ, बेटी भी हूँ, तो मैंने दूसरी चीजों पे विश्वास ज्यादा देखा है इलाज के अलावा। आप इसको कितना सहमति से समझते हैं कि इनको दिखा लिया तो कैंसर ठीक हो गया, या हम किसी मंदिर जाएंगे, उन बाबा से मिलेंगे, उन्होंने दवाइयां दी हैं या उन्होंने जड़ी बूटियां दी हैं, इज इट पॉसिबल? देखिए, लोग बहुत सारे क्लेम करते हैं, बहुत बड़े बड़े, आपने झांसी में भी होर्डिंग्स लगे देखे होंगे कि बिना कीमोथेरेपी, बिना सर्जरी के कैंसर का इलाज हो गया, हम नेचुरोपैथी करते हैं, हम जो है हर्बल मेडिसिन से क्योर करते हैं। बट अभी तक मॉडर्न मेडिसिन की किसी भी स्टडी में पूरे विश्व में कहीं पर भी ये प्रूफ नहीं है कि ऐसी किसी भी रेमेडी से कैंसर का क्योर हो सकता है। दूसरी बात, जो लोगों का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाबाओं और उसमें आस्था है, परंतु उन पेशेंट्स को भी हम लोग, काफ़ी पेशेंट देखते हैं कि भाई हम गए थे, हमने ट्रीटमेंट लिया, हमको फौरी तौर पर रिलीफ मिला, 3-4 महीने हम बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन बीमारी वापस आई। उसके बाद जब बाबा जी के पास गए तो उन्होंने फिर हाथ खड़े कर दिए। जी, ये भी होता है। ये आप आमतौर पे सुनते हैं? ये आमतौर पे बहुत कॉमन है ये जी। कि फिर उसके बाद बाबा जी ने हाथ खड़े कर दिए। जो जानकार बाबा जी के पास लेके गया वो भी फिर अलग हो गया जी, कि भाई अब आप जाके आपका मरीज है, आपका जो है परिवार है, अब आप जाके देखिए, भुगतिए। जी। तो उस कंडीशन में फिर पेशेंट आके परेशान होता है, उनके पास और दूसरे रास्ते नहीं बचते। तो मैं यही सलाह देना चाहूंगा जनता को कि भाई आप सारा कुछ
जो हमारा ये स्पिरिचुअल और वो सारी चीजें एक तरफ एक हैं, तरफ है। उसको आप चलने दीजिए। जो भी दुआएं या ये आपका वो सारा पूजा पाठ वगैरह है वो साथ में चले, जी। लेकिन आप दवाई बंद मत करें, आप उसका ट्रीटमेंट भी चलने दें। जी। कि वैसे आपको अगर सर्जन किसी ने मैंने जैसे सर्जरी सजेस्ट किया है तो आप वो भी करवाइए, साथ में वो ऐड ऑन करिए तो उसका डबल इफेक्ट आएगा। जी। भाई दुआओं का भी इफेक्ट आएगा, दवा का भी इफेक्ट दवा होगा। का भी आप एक पे निर्भर नहीं रह सकते, खास तौर पे दुआओं पे तो निर्भर नहीं रह सकते। हाँ। तो सर एक मेरा खुद का सवाल है, कैंसर होता कैसे है? मतलब एक ही होता है कि अगर आप खराब डाइट ले रहे हैं, या मतलब ये मेरे मन में खुद से है, तो मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे भी क्लियर हो और मेरी ऑडियंस को भी कि कैंसर होता कैसे है। देखिए, कैंसर होने के तो बहुत सारे कारण हैं, बट प्राइमरली उसके लिए जानने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैंसर असल में है क्या। जी। बेसिकली कैंसर में ये कोई बाहर से लगने वाली कोई बीमारी नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। बेसिकली किसी भी वजह से कैंसर जो है वो, किसी भी अंग का कैंसर, हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, जो ऊतक होते हैं, उनकी डिवाइड करने की क्षमता का जब रोक खत्म हो जाती है, जेनेटिक म्यूटेशन होके उनके सेल डिवीजन अनरेगुलेटेड हो जाता है, तो वो ग्रो करने लगता है एंड वो ट्यूमर बनाता है। ब्लड में है तो वो ल्यूकेमिया हो जाएगा, कहीं आपका सॉलिड ऑर्गन में है तो वो वहां पे ट्यूमर बना देगा, तो वो उस टाइप से कैंसर होता है। तो कैंसर बाहर से जो हमारा जो कुछ भी कॉज उसका है, उसका सीधा डायरेक्ट कॉज ये होता है कि वो किसी ना किसी तरीके से उसमें, चाहे डीएनए में ऑल्ट्रेशन करके जो भी इफेक्ट है, कोई कार्सिनोजन है, कोई इन्फेक्शन की वजह से हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन आपको है उसकी वजह से हुआ और आपका डीएनए ऑल्टर हुआ और सेल डिवीजन का जो है आपका रेगुलेशन खत्म हो गया, अनरेगुलेटेड तरीके से सेल्स डिवाइड करने लगे। तो जो हमारा सारा जो थ्योरी है कि भाई कैंसर कैसे बनते हैं, जितने भी ट्यूमरेजेनेसिस की हमारी मॉडर्न मेडिसिन की थ्योरीज हैं, उन सब में पॉजिटिव फैक्टर्स में हम यही जो है वो पता लगाते हैं कि भाई इस वजह से ये सारा जो कार्सिनोजन की वजह से इसमें आपके सेल्स में जो है वो चेंज आया एंड वो अनरेगुलेटेड डिवीजन करने लगे। तो बहुत सारे कारण हैं, बात एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, आपके जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से। मैक्सिमम हम किनको बोल सकते हैं, लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर्स? दोनों ही अपनी जगह पर जो है वो कैंसर कॉज करने के कारण होते हैं। हाँ, डेफिनेटली एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमको, क्योंकि वो ज़्यादा बड़े पॉपुलेशन पे इफेक्ट करते हैं, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा उनका रोल रहता है। जेनेटिक फैक्टर्स में ये है कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें कि हमारा जर्म लाइन म्यूटेशन होते हैं, कोई ऑन्कोजीन्स वगैरह होते हैं जो कि किसी वजह से म्यूटेशन होके उसमें पेशेंट जो है वो उसको हेरिडिटरी वो जीन को उसने इनहेरिट किया है एंड उसमें फिर सेकंड हिट लगा, वो म्यूटेशन हुआ एंड वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया। बट उनका परसेंटेज डेफिनेटली जो एनवायरमेंटल कार्सिनोजेंस हैं या एक्सटर्नल कार्सिनोजेंस हैं उनके कंपैरिजन में डेफिनेटली कम है जी। बट वो भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर है। तो सर जीआई कैंसर एक बहुत अहम कैंसर कह दें या आम है? जीआई कैंसर बिल्कुल आम है। आम है। देखिए, जीआई कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। बेसिकली जो हमारा जीआई कैंसर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, तो हमारा ऊपर जहाँ से हम मुंह मतलब माउथ हमारा है वहां से हमारा ट्रैक्ट शुरू होता है एंड उसमें क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं, हमारा ओरल कैविटी है, देन हमारा आहार नली है, फिर नीचे अंदर स्टमक है, हमारी लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं, अंदर जो हमारे खाना पचाने के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारा पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, हमारा लिवर है, हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में नीचे एनल कैनाल है, रेक्टम है, ये पूरा का पूरा ऑर्गन हमारा जीआई ट्रैक्ट में आता है। तो इसमें किसी भी जगह में जब कैंसर होता है तो वो जीआई ट्रैक्ट का कैंसर में हमको उसको इंक्लूड करते हैं। तो डेफिनेटली हाँ, जीआई ट्रैक्ट के कैंसर अब राइजिंग ट्रेंड पर हैं और बहुत कॉमन होते जा रहे हैं एंड जो सबसे सिग्निफिकेंट बात ये है जो हमारे बुंदेलखंड रीजन में है कि वो यंग एज में भी हो रहे हैं। मैंने जो है यहाँ आने के बाद जो अर्लीस्ट पेशेंट देखा है, दैट वाज ए 17 years old girl, शी हैड सीए रेक्टम 17 years में। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसका जर्म लाइन कुछ रहा होगा, हेरिडिटरी रहा होगा, बट अनफॉर्चुनेटली इतना पुअर बैकग्राउंड था कि वी कुड नॉट फॉलो हर एंड वर्क हर अप। तो यंग एज में भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि जैसे पहले कहते थे कि भाई हाँ कैंसर जो है वो ओल्ड एज की बीमारी है, बाद में जाके ही होता है।
काफी यंग एज के पेशेंट भी जीआई ट्रैक्ट के कैंसर्स में हमको आजकल मिलते हैं, जी कॉमन है, हो रहा है। एंड प्लस स्पेशली आजकल जो हमारा खान पान का स्टाइल है, जो हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, पेशेंट्स में फैटी लिवर बहुत कॉमन हो गया है। देन हमारा जो आजकल हम डाइट लेते हैं, स्टर फ्राइड फूड्स हैं, जो जी ये हमारा ये मोमोज एंड एवरीथिंग ये लेते हैं, जो चाउमीन्स वगैरह, जिसमें भी हम हाई टेम्परेचर पे रैपिड कुकिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बहुत कॉमन है आजकल डाइट में, जो फास्ट फूड होता है। तो ये सारी चीजें, प्रोसेस फूड स्पेशली, कैंड फूड्स आजकल बहुत ज्यादा चलने लगा है भाई। पहले क्या होता था कि पेशेंट हमारे सबके घरों में जो है ताजा खाना, हम जो है अपना आटा भी घर में गेहूं लेके पिसता था, देन सब्जियां ताजी आती थी। आजकल जो है सारा स्टोर्ड फ्रोजन वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, तो वो बहुत कॉमन है। तो डेफिनेटली वो लॉन्ग रन में उसमें कहीं ना कहीं कार्सिनोजेंस होते हैं, एंड वो इसमें रिस्क फैक्टर्स में आता है कि भाई हाँ, ये सारे फूड्स जो हैं ये जीआई ट्रैक्ट के कैंसर्स में जो है वो सिग्निफिकेंट रिस्क प्ले करते हैं, एंड उसमें फिर जेनेटिक फैक्टर एड ऑन होते हैं। जीआई फैक्टर के लक्षण कह लें हम, ये फास्ट फूड, रेगुलर ईटिंग या फैटी लीवर, हाँ, डेफिनेटली ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं रिस्क भाई। जैसे फैक्टर्स हैं। हम अगर लिवर की बात करें तो फैटी लिवर जो है आजकल हमारा जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, नेफेल्ड जो है, वो इट इज लाइक एन एपिडेमिक। आप अगर आज पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग कराएंगे तो 50-60% लोगों के ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर निकलेगा, एंड मोस्ट ऑफ देम रिमेन अनडायग्नोस्ड। तो वो आगे चल के जो है उनका लिवर डैमेज होता है एंड सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, फिर उसमें कैंसर डेवलप करते हैं। तो वो डेफिनेटली हमारा लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज होता है, उसमें फैक्टर्स होते हैं। तो वो हाँ, डेफिनेटली मतलब वो रिस्क फैक्टर है हमारा। तो लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब लाइफस्टाइल जो है अपनी, वो डायरेक्टली कैंसर को हिट कर रही है, या ये बोल सकते हैं हम कि कहीं ना कहीं ये कॉज है कैंसर का? लाइफस्टाइल चेंजेस से जो हमारा अभी लाइफस्टाइल चल रहा है वो डेफिनेटली रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब ऐसा नहीं होता कि भाई 100%, जैसे हम टोबैको के लिए बात करते हैं, पेशेंट हमसे कहते हैं कि सर हमारे इतने सारे लोग तंबाकू खाते हैं, उनको तो नहीं हुआ, मेरे को हो गया। जी तो भाई सरकार ने उसके पीछे 70-80% का पैकेट के पीछे इतना बड़ा फिगर बनाया हुआ है, आप उसको देख के भी खा रहे हो और फिर उसके बाद कह रहे हो कि भाई मुझे हो गया। तो ये किसको होगा किसको नहीं होगा वो जो है कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है जो ये प्रेडिक्ट कर पाए कि किसको होना है। तो हमारे हाथ में जो है वो ये है कि हम उसकी रिस्क को कितना कम कर सकते हैं। तो हमको वो रिस्क मॉडिफिकेशन के ऊपर मतलब हमारे हाथ में है, अगर हम जंक फूड नहीं खाते हैं, प्रोसेस फूड नहीं खाते हैं, जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उनको तो एटलीस्ट हम मॉडिफाई करें। exactly. भाई जो नॉन मॉडिफाइबल है, लाइक हमारा जेनेटिक वर्कअप है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। कुछ कैंसर्स हैं कि भाई सेक्स रिलेटेड हैं, फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, मेल्स में ज्यादा होते हैं, तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते। बट जो चीज मॉडिफाइबल है उसको तो चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली उसको टैकल करने की जरूरत है। बिल्कुल। अब जैसे सर झांसी बुंदेलखंड की अपन बात कर रहे थे, तो इतने सारे भ्रांतियां हैं यहाँ पे। आपके माध्यम से हमारी ऑडियंस को हम एक संदेश देना चाहते हैं कि कैंसर से बचने के लिए हम क्या अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, मतलब अच्छे बदलाव की तरफ, खान पान या जो भी, जैसा भी आप एक गाइडलाइन देना चाहें हमारी ऑडियंस को, मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि हमारे माध्यम से उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। देखिए, मैं अगर मेरी फील्ड से रिलेटेड बात करूं तो काफ़ी सारी ऐसी भ्रांतियां हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पे काफ़ी मैंने देखा है कि पेशेंट जो है वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराया, बायोप्सी नहीं कराई, जी जो टिश्यू निकला उसको जांच के लिए नहीं भेजा। क्यों? जब बायोप्सी नहीं कराना है, उसमें कुछ निकल आएगा। अरे भाई, निकल आएगा तब तो इलाज होगा ना, पता चलेगा। हम उसको, भाई शेर सामने खड़ा है तो वो ज्यादा खतरनाक है, पीछे से हमला करने वाला, सामने आप देख के उससे बच सकते हो, पीछे वाले से आप कैसे बचोगे? तो होता ही है कि भाई बायोप्सी नहीं हुआ, फिर 2 साल के बाद, 1 साल के बाद उनको जो है लास्ट स्टेज में पता चला, वो जब फैल गया। तो कोई भी आपका ऐसा ऑपरेशन होता है, अगर आपको डॉक्टर भी जो है वो बोलते हैं कि भाई कोई जरूरत नहीं है, तो उनको आप बोलें कि नहीं भाई हम जांच तो करवाएंगे। जी कभी भी ऐसा होता है, जैसे हमारे बुंदेलखंड रीजन में गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारा जो है एंडोगेनेटिक बेल्ट है, इसमें जो है रिस्क फैक्टर है, इसमें गॉल ब्लैडर कैंसर होता है। तो पथरी अगर आपके गॉल ब्लैडर में पाई जाती है तो उसको आप ऑपरेट कराएं।
जी। उसको डाल के नहीं रखें। अगर आपको दर्द है तो उसको ऑपरेट कराएं। अगर दर्द नहीं है तब भी जो है उसको एटलीस्ट साल में एक बार अल्ट्रासाउंड करा के चेक करते रहें, जी। 1 या 2 बार, कि भाई उसका साइज तो नहीं बढ़ रहा, उसमें कोई और चेंजेस तो नहीं आ रहे, ताकि अगर कुछ है तो हम उसको जल्दी पकड़ पाएं। दूसरा जो देखा है कि लोग डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी से बहुत कतराते हैं। भाई टुकड़े की जांच हम नहीं करवाएंगे, उससे कैंसर फैल जाता है। ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका बायोप्सी या किसी वजह से कैंसर फैल गया हो, बल्कि वो एक तरीके से बीमारी का आधार कार्ड है। उस जी। वो आपका सारा बीमारी का खाका खींचता है। जैसे आधार कार्ड में आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो बायोप्सी में आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपकी बीमारी की स्टोर्ड है। तो जी। जब तक वो हमारे हाथ में नहीं होगी, आगे का इलाज पॉसिबल नहीं होगा, जी। क्योंकि उसी के आधार पे हम आपको बता पाएंगे कि भाई आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, आपका कौन सी दवाई आपको काम करेगी। तो टारगेटेड थेरेपीज दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या सर्जिकल ऑप्शन हमको देना है। तो वो एक ये भ्रांति है कि भाई बायोप्सी हमको नहीं करवाना है कोई। तीसरा ये है कि हम हाँ हमारे खान पान की जो वो है उनको बदलें, हेल्दी लाइफस्टाइल लेना है, प्रोसेस फूड्स को कम करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, दिन में कम से कम 10,000 स्टेप्स चलना है। टोबैको स्मोकिंग टोबैको स्मोकिंग तो डेफिनेटली हानिकारक है ही, हानिकारक है, लेकिन उसको जड़ से खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। सेम थिंग विद अल्कोहल, उसको भी जड़ से खत्म करना मुश्किल है। जी। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम जितना कम से कम कर सकें, जी। उतना मॉडिफाई कर सकें, उतना बेटर होगा। तो सर इतनी सारी जानकारी और इतना आपने हमें समय दिया। हो सकता है शायद हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बुंदेलखंड की जनता या हमारी जनता तक ये बातें पहुंचे, एंड कहीं ना कहीं जो ये भ्रांतियां हैं उनसे एक सबक लें या उनको समझ के आगे बढ़ें। और अगर किसी को भी ऐसे डायग्नोज या कहीं भी कुछ भी लगता है तो आके संपर्क जरूर करें। बिल्कुल, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि भाई आपको अगर ऐसे डायग्नोसिस होती है कहीं, तो आप समय बर्बाद ना करें। जी। भाई आपको सलाह मिली है कि आपको कैंसर है, आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। डेफिनेटली पेशेंट जो है वो सेकंड थर्ड ओपिनियन, फैमिली के ऊपर, किसी के भी पेशेंट को अगर डायग्नोस होगा कि भाई कैंसर है, तो फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। एक मतलब इट इज लाइक ए वेरी बिग इवेंट फॉर द फैमिली। तो वो उनको ये थोड़ा सा उसको फेस करने में दिक्कत होती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल अच्छा खाना पीना करते थे। तो जो हो गया वो तो है सामने हमारा, तो उसको टाइमली हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। पेशेंट्स क्या करते हैं कि झांसी में ओपिनियन मिला, डेफिनेटली सेकंड ओपिनियन के लिए बाहर गए, ग्वालियर नियरेस्ट है हमारा, वहां पे गए, देन दे विल गो टू दिल्ली, देन टू टाटा, देन एंड दे लूज ऑल दिस टाइम। स्पेशली जीआई ट्रैक्ट के कैंसर इतने रैपिडली ग्रो करते हैं कि हमारे पास 1 महीना भी बहुत क्रिटिकल हो जाता है। मतलब वो एक क्रूशियल टाइम है। बिल्कुल क्रूशियल टाइम है। तो डेफिनेटली मतलब जो कुछ भी करना है उसको जल्दी करें। जी। आपको इलाज सबसे प्राइम है कि इलाज चाहे आप कहीं भी कराएं, वो जल्दी से जल्दी शुरू हो, जिससे कि वो हम उसको बीमारी को फैलने से रोकें। ऐसा भी कुछ मतलब मैंने सुना है कि कैंसर सेकंड या थर्ड स्टेज में पता चलता है, ऐसा है? डेफिनेटली मतलब जीआई ट्रैक्ट के कैंसर में अगर हम बात करें तो हाँ, क्योंकि उसमें सिम्टम्स जो है वो सेकंड या थर्ड स्टेज में जाकर ही आते हैं। एक बार आपसे जीआई कैंसर के सिम्टम्स जानना चाहूंगी कि क्लियरली शॉर्ट में सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। वैसे तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जीआई ट्रैक्ट में काफी सारे ऑर्गन हमारे इन्वॉल्व हैं। बट मोटा मोटा जो हमको ध्यान में रखना है, जैसे खाना निगलने में हमको नई कोई दिक्कत शुरू हुई है, छाती में दर्द होता है, बार बार जो है जलन पड़ती है, आपका रिसेंट ऑनसेट का कोई भी बॉवेल मोशन का डिस्टर्बेंस है, पहले नॉर्मल स्टूल्स हो रहा था, स्टूल्स जो है अब लूज में कन्वर्ट हो गए हैं, कभी लूज स्टूल हो रहा है, कभी हार्ड स्टूल हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन, डायरिया है, स्टूल में ब्लड आ रहा है, स्टूल का कैलिबर चेंज हुआ है। कैलिबर चेंज का मतलब आपका जो जैसे हार्ड स्टूल नॉर्मल निकलता है, वो जैसे पहले निकल रहा था उससे पतले कैलिबर का स्टूल आना शुरू हुआ। पास करने में आपको डिफिकल्टी हो रही है, सडन वेट लॉस हो रहा है, आपका एकदम से सडन अनइंटेंशनल वेट लॉस मैं कहना चाहूंगा, मतलब ऑब्वियसली लोग जिमिंग करके वेट लॉस कर रहे हैं तो वो तो अलग बात है, बट सडन अनइंटेंशनल वेट लॉस हो रहा है। देन आपका एपेटाइट की कमी हुई है, आप भूख लगना बंद हो गई, आपका लंबे समय से जो है पथरी का दर्द चल रहा था, आप ऑपरेट नहीं करा रहे थे, उस दर्द में कैरेक्टर चेंज हुआ, कंटिन्यूअस हो गया, या एकदम से सडनली होना बंद हो गया, या फिर उसके साथ में एसोसिएटेड आपका कुछ भी पेशाब का पीलापन बढ़ा,
आपका आंखों में पीलापन, पीलिया की शुरुआत जैसे आना शुरू हुई, तो ये सारे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको तुरंत जाके सलाह लेनी चाहिए, राइट। क्योंकि उसको रूल आउट करना ज्यादा बेनिफिशियल है। भाई हो सकता है कुछ ना निकले आपकी जांचों में, लेकिन कम से कम अगर कुछ निकला तो हम उसको जल्दी पकड़ने में सक्षम रिकवरी होंगे। तो स्टार्ट कर हाँ। सकते हैं। तो बहुत सारे सवालों के जवाब उम्मीद करती हूँ आपको दे पाई होंगी। सर के साथ बात करके हमें बहुत सारे सवालों के जवाब, या मैं बोलूं कि एक भ्रांति जो है झांसी बुंदेलखंड में, कहीं ना कहीं किसी हद तक हमने दूर करी है। एंड अभी हम और भी इस टॉपिक पे बात करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। एंड आपके साथ मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए नमस्ते।